today we will read about complaint letters, that how we write it and what are the things that we have to follow while writing it. So, you know that it is also a formal letter, complaint letter, and it is clear by its name that letter of complaint. When you have any problem regarding any product or any services that has been provided to you by the person, तो उसके लिए आपको जो प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट में या फिर वो सर्विस जो शॉपकीपर ने आपको प्रोवाइड करी है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट करनी है. ठीक है, तो यही है हमारा कंप्लेंट लेटर बेटा. दैट एंड हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इट हैपन टू यू, कितनी बार ऐसा हुआ होगा दैट यू बॉट अ प्रोडक्ट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी डिफेक्टिव, कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए हो और वो डिफेक्टिव निकलता है. एंड tell me that how many times did you avail a public service and what does satisfied. अब आप मुझे ये बताओ कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो और आपने पब्लिक सर्विस की डिमांड की हो और आप डिमांड करने के बाद भी डिससेटिस्फाइड रह गए हो. ठीक है, और डिड यू एवर नोटिस एनी प्रॉब्लमेटिक प्रैक्टिस टेकिंग प्लेस एट अ पब्लिक प्लेस. ठीक है, या व्हाट डू यू डू इन सच सिचुएशंस, आप ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेते, चुपचाप करके बैठ जाते हैं. चलो जी, अब गलत आ गया, अब क्या कर सकते हैं, कोई सुन तो रहा नहीं है, ठीक है छोड़ो. ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, इन सब सिचुएशंस को फिर हम कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं एंड ऑल दैट सब. ठीक है ना, तो यही इसी के रिगार्डिंग जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रोडक्ट को लेके जो हमने परचेज़ किया है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उसी के लिए बच्चे हम लोग कंप्लेंट लेटर लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, क्या क्या होगा, कि कब आप लोग ये लिखते हो कंप्लेंट लेटर. इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर आपका आया है, कोई आपने ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर इनकम्प्लीट है और डिफेक्टिव है वो ऑर्डर, या डिले हो रहा है आपके गुड्स आने में, आपके गुड्स अभी तक आप तक नहीं पहुँचा, आपका प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुँचे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है. ठीक है, या फिर डैमेज कंडीशन में आपके प्रोडक्ट आया है, गुड्स आए हैं और जो आपने ऑर्डर किया था उसके अलावा कोई डिफरेंट गुड्स आ गए हैं. ठीक है, या फिर उसकी क्वांटिटी सेटिस्फाइड नहीं है, जितनी आपने ऑर्डर करी थी वो नहीं आई है, तो इस केस में आप कंप्लेंट लेटर लिख सकते हो. या फिर आपके गुड्स जो है रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर हो गए हैं, आपके पास नहीं आए हैं, और वर्क अंडरटेकन इज़ डन अनसेटिस्फैक्टरली, या मिसबिहेवियर आपके साथ हुआ है स्टाफ और सेल्समैन का. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ जब आप क्या लिखोगे, कंप्लेंट लेटर लिखोगे. इन सब चीज़ों के होने के बाद आप लोग क्या करोगे, कंप्लेंट लेटर डालोगे. या फिर और क्या हो सकता है, प्रिपेयरिंग इनवॉइस बिल वगैरह बनाने में आपका कोई मिस्टेक हुई हो, कोई डैमेज हो गया हो आपके गुड्स को रास्ते में ही, ट्रांजिट में ही. ठीक है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी. कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इशू हो, ठीक है, तो इन सब के लिए आप लोग क्या लिखते हो, कंप्लेंट लेटर लिखते हो. ठीक है बच्चे, आपको पता है मार्किंग स्कीम इसकी, हमारे फॉर्मल लेटर 8 मार्क्स के आते हैं, बट इस ईयर 2020 में CBSE के कुछ चेंजेस हुए हैं, तो इसकी मार्किंग कम कर दी गई है. तो वैसे तो ये 8 मार्क्स के आएंगे, वर्ड लिमिट भी इसकी वही रहेगी, बस थोड़ा सा वेटेज इसका कम कर दिया गया है. और फॉर्मेट आपको बेटा इसका पता है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है. फॉर्मेट के 1 मार्क्स, जिसमें आपका वही अबव सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, हेडिंग एंड देन सैल्यूटेशन एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसके आपको 1 मार्क्स मिलते हैं. और उसके बाद जो आपका कंटेंट होता है उसके 4 मार्क्स मिलते हैं. एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी के बेटा 1.5 और 1.5 मार्क्स मिलते हैं, और टोटल मिला के आपके 8 मार्क्स का ये कवर होता है. ओके बच्चे, वही चीज़ है फॉर्मेट में. कंप्लेंट लेटर के सबसे ऊपर आपका सेंडर एड्रेस, ऊपर जैसे हम लोग लेटर टू एडिटर में लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स में हम लिखते हैं सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या आएगा, सेंडर एड्रेस, सिंगल लाइन स्पेस, देन डेट, कौन सी डेट, जिस दिन आप क्या लिख रहे हो, कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, वो आपने डेट लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म में. देन द रिसीवर एड्रेस, कि आप किसको ये लेटर लिख रहे हो. ठीक है ना, उसका पूरा सब कुछ आपने बता देना है. कोई भी यूनिवर्सिटी में लिख रहे हो, कोई भी आप ऐसी कंपनी के लिए लिख रहे हो, तो उसके द मैनेजर वगैरह करके पूरा उसका 3 लाइंस में या 2 लाइंस में, मैक्सिमम 3 लाइंस में आप उसको कवर कर सकते हो विद उसकी पोजीशन डेजिग्नेशन के साथ.
देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन आपको मैं बेटे बता ही चुकी हूँ, डियर ना लिख के आप सिर्फ सर मेंशन करो, दैट इज़ मोर रिस्पेक्टेबल। देन आपका आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप सिंगल लाइन में कवर करो कि आप किस चीज़ की वजह से, आप किस लिए, पर्पस क्या है आपका लेटर लिखने का, ठीक है ना। सीधा फोकस रिसीवर का उसी के ऊपर पड़े, सब्जेक्ट के ऊपर, अच्छा एक ही ग्लांस में उसको पता चल गया है, अच्छा इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट आई है, ठीक है ठीक है ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर दो सब्जेक्ट को अपने, इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना बेटा, सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दो। और उसके बाद हमारे सब्जेक्ट के बाद हमारी जो कंटेंट है, हमारी बॉडी है लेटर की, वो आएगी, जिसको हम किस में डिवाइड करेंगे, 3 पैराग्राफ्स में या फिर 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। अगर आप 3 में नहीं करना चाहते तो 2 में भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। अगर लेटर ज़्यादा ब्रीफ बन रहा है तो आप उसको 2 में भी अच्छे थोड़े अपने जो आपकी इसकी वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स में पूरा कर सकते हो। और इसकी जो आपका टोन है वो बेटा फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल टोन ही होएगी, इनफॉर्मल और ऑफेंसिव लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी है, कोई धमकी वगैरह नहीं देनी है उसको, बंदे को, कि अगर आपने नहीं किया तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी या मैं ऐसे कर देंगे, हम लोग ऐसे कर देंगे, कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज आपने वहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। और क्या चीज़ आपने अपने लेटर में लिखते टाइम ध्यान रखनी है कि आपका लेटर कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, इररिलेवेंट बातें उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, इतना आपको पता है, और रिस्पेक्टफुल तरीके से आपने अपने लेटर को लिखना है। ओके बच्चे, अब इसकी बॉडी में अब हम देखें तो हमारे जो मैंने आपको बोला कि 3 पैराग्राफ्स में हमारा ये लेटर कवर होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपका शॉर्ट इंट्रोडक्टरी पैरा होना चाहिए, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल बतानी है, ये बताना है कि आपने उसे कब ख़रीदा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आएगा उसमें, डेट्स, लोकेशन, स्पेसिफिकेशन, आइटम और सर्विस की, ये फर्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आएगा। उसके बाद बच्चे आपको क्या इशू है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको वो जो प्रोडक्ट है क्या प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसमें आप सेकंड पैराग्राफ में ये मेंशन करोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने क्या शो करना है, आपने ये शो उनको ये कहना है कि ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो सकती है, आप ये कर दो, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो, या फिर आप क्या कर दो, हमारी पेमेंट वापस कर दो, तो ये आप उनसे सीख करोगे। और उसके बाद आप ये करने के बाद लास्ट में आप ये ज़रूर मेंशन करोगे दैट लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, या इंडिकेट करना है आपने कि लुक फॉरवर्ड टू देयर रिप्लाई, आप ये उनको मेंशन करोगे कि हम आपके रिप्लाई की वेट कर रहे हैं, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड आप टाइम डाल देना, इतने दिन में प्लीज़ हमें बता दीजिए, क्योंकि दैट वाज आवर अर्जेंट ऑर्डर, हमें इसकी टाइमली नीड ज़रूरत है, ठीक है बेटा। तो आप उनमें बता सकते हो कि आपको अगर कोई डिस्कस करना हो, कुछ बात करनी हो, तो आप हमारी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे मेंशन है या ऊपर जो भी है मेंशन है, आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और एंड में आपका वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, देन योर सिग्नेचर, फाइनली आपने अपने सिग्नेचर एंड देन योर डेजिग्नेशन के साथ अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है ना। ये इससे आपका लेटर यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें बेटा आप लोगों ने इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने उस लेटर को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, प्रेजेंट करना है। अब कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है कंप्लेंट लेटर लिखते टाइम, ये आपको माइंड में रखना है। इसमें क्या है, नेचुरल सी बात है, जनरल सी बात है, इसमें आपके ग्रीवेंसेस और आपकी फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही सही, क्योंकि आपकी कंप्लेंट है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो टोन है वो थोड़ी एग्रेसिव ना हो जाए, वही कैसी रहनी चाहिए, पोलाइट और सिंपल रहनी चाहिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। फॉर्मल रहने की आपको कोशिश करनी है, और ऑफेंसिव और डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स आपने नहीं यूज़ करने हैं अपने लेटर के अंदर। नेक्स्ट चीज़, अपने आप को अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस करना है, पर्पज़ लिखना है, आपका जो पर्पज़ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके डबल मीनिंग नहीं निकलने चाहिए, ठीक है ना। अपने टॉपिक से आपने इधर उधर नहीं होना, अपने टॉपिक पे मतलब टू द पॉइंट ही रहना है आपने, ठीक है। और आपका फॉर्मेट जो है उसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि आपके फॉर्मेट के मार्क्स हैं, और सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है प्रॉपरली। और क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन करना है, और जो मेन पॉइंट्स आपके लेटर के अंदर आ रहे हैं बेटा, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उनको पेंसिल से अंडरलाइन करो। लेकिन ये नहीं कि एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए ही आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहे हो, ये मैं आपको पूरे आपके इंग्लिश के पेपर की ही बात कर रही हूँ। पूरे इंग्लिश के पेपर में सेक्शन बी, सेक्शन सी जो है आपका, उसमें आप लोग क्या करोगे, मेन जो पॉइंट्स हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, हाईलाइटर नहीं यूज़ करना आपने उन वर्ड्स को किससे हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करना है मेन पॉइंट्स को।
पेंसिल से। और इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यू दैट यू हैव टू डू दिस ओनली आफ्टर फिनिशिंग योर एग्ज़ाम। फिनिश करके अपने एग्ज़ाम को उसके बाद आपने ये काम करना है। तो शुरू से ही आपने अपनी टाइम को मैनेज करके चलना है कि मुझे इतना टाइम पीरियड इस सेक्शन को देना है, इतना टाइम पीरियड इस सेक्शन को, और इतना टाइम पीरियड इस सेक्शन को, और लास्ट के इतने मिनट्स मुझे बचाने हैं जिसमें मैं अपने पेपर को रीचेक करूँगा या करूँगी, और उसके बाद उसको मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन आपने करने हैं पेंसिल के साथ, ठीक है ना। और डबल चेक अपनी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स को भी डबल चेक करना है, क्योंकि उनके भी मार्क्स कटते हैं। और एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइंस आपने छोड़नी है पैराग्राफ्स के बीच में, ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे, क्लीन लगे। प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, मैं आपको शुरू से ही बताती आ रही हूँ, क्लास में भी बोला था कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कोई भी वैसे सब्जेक्ट हो तो आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट tip that I want to give you is that read a lot of letters to get more and more ideas. In fact, read a lot of writing portion to get more and more ideas in your mind, so that you can easily write about a particular topic on in your exam very easily. ठीक है ना। आप जितना हो सकता है आप राइटिंग स्किल्स के टॉपिक को रीड करो, जिससे कि आपके दिमाग में पॉइंट्स आएंगे, क्लूज आएंगे, और आप इजीली अपने पॉइंट्स को वहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जो उस टाइम आप पोर आउट ईजिली कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका एक सोल्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमने लिखना कैसे है। सो द क्वेश्चन इज, write a letter to Oxford Publishing House, London, complaining that the books sent by them were not those you had ordered for. Ask for replacement. You are Varun Joshi, Sector 20, Chandigarh. So you have ordered the books from. Have to begin it with sender's address. सेक्टर 20 चंडीगढ़ पूरा लिख के आपने अपना इसको स्टार्ट करना है। सेंडर एड्रेस के साथ आपने स्टार्ट किया, देन सिंगल लाइन स्पेस आपने बेटा इसकी छोड़ी, डेट आ गई आपकी, फिर सिंगल लाइन स्पेस आपने इसका छोड़ा, और यहाँ पे हमारा रिसीवर एड्रेस आ गया 3 लाइन्स में, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस, कंज्यूमर कंप्लेंट डिवीज़न, लंदन, आपने ये डाल दिया। उसके बाद बच्चे आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में आपको मैंने कहा था सिंगल लाइन में आप इसको कवर कर दो, तो कंप्लेंट आपकी जो इशू है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट डाल दोगे। तो कंप्लेंट रिगार्डिंग रिसीट ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, आपने ये लिख दिया। कंप्लेंट किसके रिगार्डिंग है कि रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स आपके यहाँ डिलीवर हो गई हैं। सर ऑब्लिक मैडम, अब आप स्टार्ट कर दोगे। ऑन जनवरी 1, 2020 आई बॉट अ बुक सेट, ऑर्डर नंबर आपने इनवॉइस नंबर या ऑर्डर नंबर कुछ भी डाल सकते हो, टू बी डिलीवर टू चंडीगढ़ सेक्टर 20। आपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पैरा आपने शुरू कर दिया, जिसमें आपने बता दिया कि मैंने ये चीज़ ऑर्डर करी थी। आप अपने नाम से भी शुरू कर सकते हो बेटा, स्टार्टिंग हर किसी की अलग अलग हो सकती है। और साथ में आपने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है, आपने ऑर्डर किया कब था, ठीक है। और आप इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये भी मेंशन कर सकते हो आपने ऑर्डर कब किया था और इसकी डिलीवरी कब आई है, ठीक है ना, ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हो। और इनवॉइस नंबर, ऑर्डर नंबर आपने ज़रूर मेंशन करना है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, टू माई डिसमे आई हैव नॉट रिसीव द सेट आई ऑर्डर्ड फॉर एंड हैव इंस्टेड रिसीव्ड रॉन्ग बुक सेट। अब भाई उसने बता दिया कि मेरी डिसअपॉइंटमेंट हुई इससे, और क्या भाई मुझे क्या रिसीव हुआ, रॉन्ग सेट मिल गया है, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड रिप्लेस, मैं आपको ये कहता हूँ अगर इस प्रॉब्लम को आप रिज़ॉल्व कर दो। कैसे रिज़ॉल्व कर दो कि अगर आप इसको मेरे रॉन्ग बुक सेट को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो ओरिजिनल से, जो ओरिजिनल मैंने ऑर्डर किया था उससे। प्लीज़ मैं इस चीज़ के लिए बहुत आपका आभारी होऊंगा, बहुत प्लीज़ ये ऐसा कर दो। आपने देखो यहाँ पे लैंग्वेज उसने कितनी ज़्यादा पोलाइट यूज़ करी है, उसने कुछ ऑफेंसिव वर्ड नहीं यूज़ किया, अप्रिशिएट वर्ड उसने यूज़ किया है, कितना फॉर्मल और कितना सूदिंग वर्ड उसने यहाँ यूज़ किया है, कुछ ऑफेंसिव नहीं यूज़ किया है। प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी बता दो कि ये पॉसिबल है, कि व्हाट एक्शन यू प्रपोज टू टेक, कि आप लोग क्या एक्शन लोगे इसके लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू विद इन द नेक्स्ट 10 डेज़। आपने लास्ट में बता दिया कि विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से रिप्लाई आए। एनक्लोज आर द कॉपीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट, आप साथ में अपनी ये ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और रिसीप्ट की कॉपी भी आप लगा रहे हो, ठीक है ना, ताकि उनको डिटेल मिल जाए, सारी की सारी पता चल जाए। लास्ट एंड आपने किया, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड रेजोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम एंड विल वेट अंटिल द
until the aforementioned time before seeking help from a consumer protection agency or the better business bureau। अब उसने आपने उसको ये भी बोल दिया है कि जो मैंने ऊपर मेंशन किया है टाइमिंग, उसी में ही मैं आपकी हेल्प को सीख कर रहा हूँ। ये ना हो कि हमें कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी में कांटेक्ट करना पड़े या फिर बेटर बिजनेस ब्यूरो में कांटेक्ट करना पड़े, उससे पहले कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम यहीं की यहीं क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी एट द अबव एड्रेस और माई फ़ोन एट डैश डैश डैश। ठीक है, मुझे कांटेक्ट करो आप इस ऊपर जो एड्रेस मेंशन है या फिर इस फ़ोन नंबर पे। ठीक है बेटा, तो आपने ये मेंशन कर दिया लास्ट में। इसमें आप कुछ लाइंस आप अपनी तरफ से ऐड करके या फिर कुछ लाइंस आप अपनी तरफ से रिमूव भी कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। योर सिंसियरली वरुण जोशी, एंड क्लोज आप जो कर रहे हो वो आप डाल सकते हो कि आप साथ में इस लेटर के साथ क्या अटैच कर रहे हो। कॉपी ऑफ रिसीट एंड ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच कर रहे हो, तो आपने ये डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कंप्लेंट लेटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी तो देखो बेटा प्रैक्टिस से ही आप लोगों को अच्छे से आएगा। आप जितने रीड करोगे आपको थोड़ी सी लैंग्वेज का पता चलेगा कि हम लोगों ने कैसे लिखना है। ठीक है, इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल भी रीड करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज और अलग है, ये आपको पसंद आए तो आप ये भी लिख सकते हो, इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये टोन भी ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। तो यू आर संजीत ऑफ 122 अरुण नगर, न्यू दिल्ली। अ नंबर ऑफ स्कूटर्स एंड कार्स आर पार्क्ड इन योर लोकेलिटी without any order, causing blockage of the streets. Write a letter to the local secretary of the residents association complaining against the problem। ठीक है, तो पार्किंग की थोड़ी वो है, प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से आपकी स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो रही है। बिना ऑर्डर के, बिना उसके वहाँ पे पार्क होती है कार्स वगैरह, तो इससे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो रही है स्ट्रीट में। तो आपने लोकल सेक्रेटरी को लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर लिखना है इसी के रिगार्डिंग। सो स्टार्ट कर दिया बेटा हमने। सेंडर एड्रेस 2 लाइन्स में, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस सेक्रेटरी रेजिडेंट्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली। हमने सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस को यहाँ तक कवर कर। सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग द इशू ऑफ बैड पार्किंग हैबिट्स इन द लोकेलिटी, अंडरलाइन कर दिया इसको। अब आगे देखिए। आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन टू द बैड पार्किंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन आर लोकेलिटी। सीधा ही उसने मेंशन कर दिया, मैं आपकी अटेंशन जो है किसकी तरफ लाना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम है इसकी तरफ लाना चाहता हूँ। इट इज़ रिजल्टिंग इन अ लॉट, बेटा यहाँ पे ये नेक्स्ट में आ गया है लेकिन आपने इसी के आगे कंटिन्यू करना है। इट इज़ रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ क्योस एंड नो प्लेस फॉर पार्किंग फॉर दोज हु केम बैक लेट। कोई पार्किंग की जगह नहीं मिलती है उन लोगों को जो कि लेट यहाँ पे आते हैं, लेट जो घर आते हैं तो उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में, डिस्पाइट डिफाइनिंग द एरिया असाइन टू ईच व्हीकल, कार्स आर पार्क्ड अमिडस्ट टू पार्किंग स्पॉट्स। इतने एरियाज डिफाइन करने के बाद जो असाइन हुए हैं व्हीकल्स को, उसके बाद भी जो कार्स हैं वो कहाँ पे पार्क कर दी जाती हैं, 2 पार्किंग स्पॉट्स के बीचों बीच ही पार्क कर दी जाती हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है बेटा आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके इसको लिख सकते हो। वन व्हीकल जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 2-3 व्हीकल्स का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रही है। ठीक है, 2 व्हीलर्स आर प्लेस्ड नोवेयर नियर द अलॉटेड जोन्स, दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अदर पीपल एज दे हैव टू देन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फाइंडिंग। और इनको बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पार्किंग स्पॉट ढूंढने के लिए दूसरी लोकेलिटीज़ में। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, It induces frustration and tension for safety of vehicles. Various notices and warnings have been given to the rule violators, but to our dismay, no betterment can be seen. बहुत सारे वार्निंग्स, बहुत सारे नोटिसेस उनको भेजे गए हैं जो कि रूल को वायलेट कर रहे हैं, बट कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी बेटरमेंट नहीं दिखा गया। आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए इसके रिगार्डिंग, ताकि रेजिडेंट्स के बीच में कोई फाइट ना हो। एन इफेक्टिव एंड स्पीडी एक्शन इज एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। योर सिंसियरली, नेम अ कंसर्न सिटीजन। ओके बच्चे, तो इस टाइप से आपने इन लेटर्स को लिखना है। ये आपका पर्सनल कंप्लेंट लेटर था जो आपकी पर्सनली मतलब आप एक सोसाइटी के बिहाफ पे लिख रहे थे। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, लेटर लिखना है आपने इन चार्ज ऑफ टेक्स्ट बुक सेक्शन ऑफ NCERT न्यू दिल्ली, complaining about non-availability
ऑफ टेक्स्ट बुक्स इवन 1 month आफ्टर बिगनिंग द न्यू सेशन। अब भाई क्या हुआ है, न्यू सेशन बिगिन हो गया है और एनसीईआरटी बुक्स अभी बुक डिपो पे अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग आपने एनसीईआरटी को क्या लिखना है, इंचार्ज ऑफ टेक्स्ट बुक सेक्शन ऑफ एनसीईआरटी को लेटर लिखना है। यू आर रोहित राणा, रीडिंग इन सेंट एक्सवेयर्स स्कूल्स दिल्ली। ठीक है, आपने इसलिए आपने लिखना है इस स्कूल के बिहाफ पे, आपने स्कूल से इसको लेटर को लिखना है। तो स्टार्टिंग हमने शुरू कर दी, एग्जामिनेशन हॉल, नेम ऑफ द स्कूल, दिल्ली, डेट, एंड देन आपने एनसीईआरटी के इंचार्ज को लिखना है। तो आप लिख सकते हो, आप इसमें स्टार्टिंग में बेटा ये भी मेंशन कर सकते हो, इंचार्ज ऑफ एनसीईआरटी, इंचार्ज ऊपर लिख के एनसीईआरटी ऑफिस प्रीतमपुरा दिल्ली, इंचार्ज भी ऊपर लिख सकते हो, सुपरवाइज़र भी लिख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट नहीं लिखना तो मत लिखना बेटा, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे कईयों को नहीं कुछ पता चल रहा तो इंचार्ज या सुपरवाइज़र कुछ भी लिख के एनसीईआरटी ऑफिस प्रीतमपुरा दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये कवर हुआ। उसके बाद हमारी सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम या फिर सर ऑब्लिक मैडम, कुछ भी लिख दो। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट इवन आफ्टर अ मंथ ऑफ commencement ऑफ क्लासेस, लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल एट एनी बुक स्टोर। प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर दी। Students have to attend the school without textbooks. Some are borrowing the older versions of their seniors with outdated syllabus. अब आपने मेंशन कर दिया कि स्कूल जो है, बच्चे जो है बिना टेक्स्ट बुक्स के अटेंड कर रहे हैं और कई बच्चों ने अपने सीनियर से ऑर्डर वर्जन्स जो हैं बोरो कर ली हैं, वो उसमें आउटडेटेड सिलेबस मेंशन है। इससे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लर्निंग में और अंडरस्टैंडिंग में। The lectures teachers are delivering are not having an effective impact on the students। और जो lectures deliver हो रहे हैं, टीचर्स जो lectures deliver कर रही हैं, वो उसका effective impact नहीं पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। इसकी वजह से books play an important part in, और आपको तो पता ही है कि बुक्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिना बुक्स के पढ़ाई नहीं हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरटेक अ क्विक एक्शन इन मेकिंग द बुक्स अवेलेबल as soon as possible। I hope my complaint doesn't fall into deaf ears। मैं होप करता हूँ कि मेरी कंप्लेंट जो है वो ना सुनी अनसुनी नहीं की जाएगी, डेफ ईयर्स तक नहीं पहुँचेगी, मतलब वही अनसुनी नहीं की जाएगी। योर सिंसियरली रोहित राणा। ओके बेटा, तो इस टाइप से आप लोगों ने, इस तरह से बेटा आप लोगों ने कंप्लेंट लेटर लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं। बाकी मैं और सैम्पल्स आपको सेंड करूँगी ग्रुप में, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आया हो बेटा तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।